one man army on stage. He is full of music. Eat, drink, sleep, music. और आज की पॉडकास्ट में आप जानेंगे क्या? सबसे पहली बात, उस व्यक्ति का असली नाम क्या है. दूसरा, किसी दिन हाथ पैर टूट जाए, छिल जाए, फिर भी शो को कैंसिल नहीं करके कैसे उस शो में वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दिया जाए, कैसे म्यूजिक के अंदर करियर शुरू किया जाए, कैसे म्यूजिक सीखा जाए और कैसे डेडिकेटेडली अपनी लाइफ जी जाए. सो प्लीज वेलकम नन अदर देन बनी द परकशनिस्ट. ये चीज क्यों नहीं बज रही है भाई? बजाओ बजाओ, कैसे भी बजाओ. हमारे इंडियन परकशन ही इतने ज़्यादा है कि बाहर का तो क्या ही बोले. हम हमारे मेन इंस्ट्रूमेंट हमें बोलते हैं मृदंग को बोला जाता है, जो गणेश जी का इंस्ट्रूमेंट. वहाँ से इंस्ट्रूमेंट की जर्नी शुरू हुई है. वहाँ से तबला इन्वेंट हुआ, तबला के बाद ढोलक इन्वेंट हुआ. ढोलक से कि मुझे साउंड चेक का 2 घंटे लगे. बराबर. तो वो बोलते हैं 2 घंटे साउंड चेक. मैं बोला सर कि मैं स्टेज पे जाने वाला हूँ और एंकर नाम देना नहीं चाहता मैं, तो वो मेरा अनाउंसमेंट करने वाले. सब कुछ बोल दिया. इज अ वन मैन आर्मी, विल प्ले ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट अलॉन्ग विद द डीजे. ये सारी चीजें बोल दी उन्होंने. प्लीज वेलकम बनी. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो किसी भी म्यूजिशियन से मिलूं, म्यूजिक लवर से मिलूं, तो मुझे हमेशा मन करता है वो ये है, व्हाट इज म्यूजिक फॉर यू? म्यूजिक आपके लिए क्या है? सो म्यूजिक एवरीथिंग फॉर मी, क्योंकि बचपन से म्यूजिक ही था, आगे भी म्यूजिक ही है. और मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा एक पर्सनल थॉट है कि जैसे बच्चा जन्मता है, उसका जन्म होता है तो लोरी से लेके जब बड़ा होता है वहाँ भी म्यूजिक रहता है. फिर वो जब लाइफ खत्म होती है तब भी वहाँ पे म्यूजिक ही रहता है. क्योंकि हमारे हिंदुज़म में या फिर हमारे कल्चर में जब अंतिम संस्कार भी किया जाता है तो 5 सॉन्ग गाने पड़ते हैं. Okay. तो वहाँ पे भी म्यूजिक से ही सारी चीजें ऐड होती है. तो म्यूजिक मेरे लिए एवरीथिंग. और अपने इंडियन कल्चर में देखे तो हर वो रिचुअल के, हर ओकेजन के, सुख के दुख के गीत बने हुए हैं. तो म्यूजिक इज एवरीवेयर. गुड, फाइन. सो आपने म्यूजिक आपकी लाइफ में कब से आया, कैसे शुरू किया? सो ये थैंक्स टू माय पापा. मेरे पापा की वजह से मेरी लाइफ में म्यूजिक आया. पापा इज अ वेरी गुड फोक सिंगर, इज अ वेरी गुड कीबोर्ड प्लेयर. और उनका बहुत पहले से एक ऑर्केस्ट्रा का बैंड चल रहा था, तो उसमें ही मैंने साथ में कंटिन्यू किया था. तो पापा की वजह से मैं एक और एक नाम लेना चाहूँगा, वो कैलाश अंकल, मेरे अंकल है. ही इज नो मोर, बट उनकी वजह से भी मुझे इंस्ट्रूमेंट बजाने में बहुत सारी इंस्पिरेशन भी हुई. उनकी वजह से म्यूजिक मेरी लाइफ. ओके, फैमिली में और कौन कौन है? फैमिली में मैं हूँ सबसे बड़ा, मैं, फिर मेरी बहन है, उसके बाद मेरा छोटा भाई है हिमल, इज अ वेरी गुड सिंगर, वेरी वर्सेटाइल. वो म्यूजिक में है. यस. एंड मेरे पापा हैं, पापा म्यूजिशियन और मम्मी हाउसवाइफ. सो मेल सारे म्यूजिक में, फीमेल नॉट इन म्यूजिक. मेरी बहन भी बहुत अच्छी सिंगर है. उन्हें भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे गाया हुआ है. बट फिर आफ्टर मैरिज वो कंटिन्यू अपने जॉब के साथ हाउस को कंट्रोल. चल ठीक है, दैट्स फाइन. सो ये म्यूजिक आ गया, फैमिली में म्यूजिक का बैकग्राउंड था, ये सारी चीजें. परकशंस कब से आए? परकशंस से पहले मैं सर आपको मेरी म्यूजिक की कहानी बताना चाहता हूँ. डेफिनेटली. जब मैंने स्टार्ट किया था म्यूजिक, तो पहले मैं कीबोर्ड बजाता था. आज भी मुझे याद है, मैं कुछ फर्स्ट या सेकंड में था और मुझे पापा ने एक पहला सॉन्ग प्ले करने में मतलब सिखाया था. तो वो था माता जी की आरती नवरात्रि की, जय या शक्ति. तो मैं वो जय या शक्ति कीबोर्ड पे पहले बजाता था. देन 1-2 सॉन्ग और बजाता था. तो कहीं ना कहीं पे छोटे छोटे शोज रहते थे, तो मैं वहाँ जाता था. पापा मुझे कीबोर्ड देते थे और मैं वो बॉलीवुड के सॉन्ग अभी भी मुझे याद है. वो सॉन्ग है तुम दिल की धड़कन में रहते हो. एंड देन सेकंड थिंग सॉन्ग था वो कहो ना प्यार है. तो वो सब, तो 1-2 सॉन्ग बजा के मैं वहाँ से निकल जाता था. तो ऐसे म्यूजिक की जर्नी रहती थी. फिर इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, स्कूल असेंबली होती है. तो जैसे कि सबको पता है कि मैं जयेश भाई का लड़का हूँ, मेरे पापा का नाम जयेश. ओके. तो जयेश भाई का लड़का है, तो म्यूजिक तो आता ही होगा. म्यूजिक तो आता ही होगा. इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता होगा, इसको दे दो. तो म्यूजिक असेंबली में मुझे इंस्ट्रूमेंट दे के बैठाया गया. अभी इंस्ट्रूमेंट ऐसे हम बजा तो लेते हैं, लेकिन जो द वे उसको बजाना रहता है वो एक्चुअली प्रॉपरली नहीं था उस टाइम. तो मेरे पसीने छूट गए और 1-2 लोग हंसने भी लगे, जयेश भाई का लड़का है और ये बजा नहीं पा रहे हैं. सही है. इंस्ट्रूमेंट ढोलक ड्रम ऐसा कुछ दे दिया. ढोलक, यस, ढोल दिया था इंस्ट्रूमेंट में. ठीक दिया. तो असेंबली में जैसे तैसे वो दिन तो मैंने निकाल दी.
फिर एक जुनून बैठ गया कि भाई अभी तो इसमें सीखना ही सीखना है। तो स्कूल के बाद इंस्ट्रूमेंट्स तो घर पे ही रहते थे, जैसे कि हमारे घर पे जब छोटे बच्चे को मतलब कैसे है कि हर घर में खिलौने देते थे, तो हमारे घर पे इंस्ट्रूमेंट्स, स्टिक, ये सब दिया जाता था। तो घर पे इंस्ट्रूमेंट पड़े ही रहते थे। तो जैसे स्कूल खत्म होता था मैं इंस्ट्रूमेंट लेके बैठ जाता था। मेरे अंकल, उनको मैं ऑब्जर्व करता था, वो प्रैक्टिस करते थे तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता था, लेकिन जब प्रैक्टिस करते थे तब उसको मैं बहुत ध्यान से देखता था कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बजा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत सीखने लगा और असेंबली में मैं वो अप्लाई करने लगा, तो वो पैरेलली सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती गई। देन मैं सेवेंथ में था और एक शो था वहाँ पर, और वहाँ पे ढोलक प्लेयर टाइम से पहुँचा नहीं। अभी पापा का शो शुरू हो गया, एक दो सॉन्ग्स वो जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे, ड्रम, बोंगो, उसमें तो ले लिया, लेकिन अभी ढोलक के सॉन्ग्स की मतलब वो डिमांड आ रही है कि ये गाना बजाओ आप, ये इसमें ढोलक चाहिए। तो अभी क्या करें, मैंने बोला पापा को, पापा मैं बजा लेता हूँ। बोले तुझे आता है? सरप्राइज। अभी सरप्राइज में ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे एक शनि रवि मतलब ऑफ रहता है, हमारे स्कूल में भी मतलब हम लोग जल्दी आ जाते हैं। तो पापा का एक मोड रहता था कि वो बाहर स्पीकर लगा के पुराने गाने रोज सुनते हैं। रोज सुनते हैं, तो वो सारे गाने लिबरेट भी हो गए थे उनका, और रिदम भी बैठ जाती है रोज सुनते हैं। और मुझे हमेशा एक मेरी प्रॉब्लम रही है कि मैं कभी भी, मुझे लिरिक्स नहीं सुनाई देती, मुझे सिर्फ म्यूजिक सुनाई देती, रिदम सुनाई देती है, रिदम या म्यूजिक जो भी आप बोलते, ठीक है, उसमें रिदम सुनाई देती है, मुझे दूसरा कुछ मतलब लिरिक्स मेरे लिप में आती ही नहीं है, वो जो है वैसा आता है, ये ऐसा ही सुनाई देता है। तो ये गाने के रिदम मुझे आते थे, तो जैसे जैसे वो गाने आते गए मैं बजाता गया। फिर उसके बाद पापा ने ढोलक प्लेयर बनाना ही बंद कर दिया, तब से मैं पापा तो ये मेरी म्यूजिक की जर्नी रही। देन आगे कॉलेज में शोज किए, फेस्ट किए बहुत सारे, तो एक स्टेज लेवल पे भी काम करते गए। फिर आया परकशन, तो परकशन के बारे में कुछ ऐसा था कि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। आपने इंजीनियरिंग की है? यस। सो म्यूजिक में से तो फिर ये इंजीनियरिंग कहाँ से आ गया? ये एक स्टडी, जस्ट आपकी स्टोरी चले पीछे ही आया तो पूछ रहा हूँ, विल कंटिन्यू द स्टोरी। या सो मेरे पापा के लिए स्टडी सबसे पहले थी। कि पापा, ये तब जो माहौल था म्यूजिक के लिए वो इतना मतलब लाइमलाइट में नहीं था, ये म्यूजिक को लोग इतना मतलब नई स्टेज दे पाते थे कि एज अ हॉबी ज्यादा जाना जाता था, उतना वो पैसा नहीं दिखता था। तो पापा का था कि भाई आप म्यूजिक के साथ साथ एजुकेशन भी अपना कंप्लीट करो। बराबर, तो एक हर पेरेंट चाहता है कि वो बैकअप प्लान रहे मेरे साथ। यस, और वो ऑब्वियस है, जरूरी भी है। और घर पे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बहुत सारी थी, तो पहले से मुझे इलेक्ट्रिकल में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे मामा तीनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो उनसे मुझे मतलब इंस्पिरेशन भी मिलता था, और वो जो काम करते थे तो मेरा ध्यान उधर भी बहुत ज़्यादा था। तो पापा को बोला मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करूँ, चलिए उसमें गए, और ये सब हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ख़त्म हुई। फिर मैं जॉब कर रहा था सूरत में, एंड देन मैंने टीचर की जॉब की वापी में। टीचर एज अ म्यूजिक टीचर और अदर सब्जेक्ट टीचर? म्यूजिक टीचर प्लस मैं वहाँ के थोड़े बहुत काम, मतलब जो HR डिपार्टमेंट के थोड़े बहुत काम थे वो मैं कर लेता था। तो ये दोनों काम मेरे अंडर में रहते थे, मैं करता था। देन मैं एक वायरमैन इंस्ट्रक्टर भी बना था, गेस्ट लेक्चरर था, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था। वहाँ पे भी वायरमैन इंस्ट्रक्टर बन के मैंने उमरगाम ITI में काम किया। तो ये सब चल रहा था, तो ये लॉकडाउन पहले की बात है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैं ये करूँ या फिर म्यूजिक करूँ। तो ये कंफ्यूजन में ऐसा था कि मैं इतना पे मुझे नहीं मिल रहा था, मैं काम कर रहा था, मुझे इतना पे नहीं मिल रहा था। सेकेंडली फिर मैं वो सोच में एक पर्टिकुलर टाइम आता है कि करो या मरो वाला टाइम आ जाता है, तो उसमें मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो उसी टाइम पे मैं जीजू के घर पे गया था, मैं घूम रहा था मुंबई में घूम रहा हूँ, तो सडनली मेरे जीजू का कॉल आया मुझे कि तुम आ जाओ यहाँ पे। वो प्लेस थी फर्जीगे पे, एंड मेरे जीजू फर्जीगे पे मैं मैनेजर थे, तो उन्होंने बोला कि तुम ये यहाँ पे आ जाओ। बोला क्यों? बोला एक कमाल का आर्टिस्ट आया है, तुम आ जाओ, तुम्हें दिखाता हूँ। बोला नहीं यार, चिल करने गए थे, कौन नहीं आ जाएगा, मैं थोड़ा घूम रहा हूँ, एक तो मैं अपने सदमे में हूँ, भाई क्या करूँ क्या नहीं लाइफ में। तो बोला तुम आ जाओ यहाँ पे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, तुम्हें कुछ आइडिया मिल जाए।
सो मैंने डिसाइड किया कि चल चलते हैं, जी, जी, चलते हैं। तो मैं जैसे अंदर एक्टर होगा, तो कैसे कि हम किसी भी जगह पे अंदर एक्टर होते हैं तो पहले वो थोड़ा धुंधला फिर वो सारी चीज़ें मतलब आंखों में आने से मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, तो सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है, मैं अंदर एक्टर हो रहा हूँ वो मूवी का सीन जैसा चल रहा है एकदम, हाँ। और एक बंदा ऑन स्टेज बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लेके प्ले कर रहा है, पीछे से डीजे बज रहा है और वो सारी चीज़ों में डीजे के सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले किए जा रहा है और सब लोग मैड मतलब इंसान की तरह नाच रहे हैं, पागलों की तरह नाच रहे हैं। मैं बोला यार ये कैसे कर रहा है? तो मैं वहां जाके खड़ा हूँ, मेरे जीजू मेरे साथ बात करे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, बस मेरा फोकस उस आदमी। उस जो बजा रहा है उस आदमी का। मैंने पूछा सर जीजू ये कौन है? बोला हितेन पनवल। तो कहाँ से? तो दिल्ली से। सर मैं बोला जीजू बहुत बहुत सही बजा रहा है वो, बहुत सही, क्योंकि उनके इक्विपमेंट मतलब जो जिस वे में ट्यून थी, द वे ही वाज प्लेइंग और जो पब्लिक के साथ उनका जो इंटरेक्शन हो रहा था, उनकी स्माइल, मतलब मैं एकदम पूरे वाइब में आ गया। फिर वहाँ पे ही डिसीजन ले लिया कि करना है तो यही करना है, सुपर, यस यही करना है और कुछ नहीं करना है। और सेम चीज शुरू की फिर। यस फिर चीजें शुरू करने में भी सर हाँ, वो टाइम लगता है। ये 2018 की बात है, आज से मतलब कितने साल, 6-7 साल, 6-7 साल बराबर। सो ये 2018 की बात है, क्योंकि अभी ये तो है ये सारी चीज़ें, लेकिन इनके इक्विपमेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये लेना ये करते 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 मुझे थोड़ा टाइम तो लगा था, लेकिन करना यही है, करना ये वो मतलब वहाँ वो क्लैरिटी आ Clear गई। आ गई। जो उसके पहले जो आपने बोला कंफ्यूजन था कि भाई ये इंजीनियरिंग वाला जॉब वॉब करूँ या ये करूँ, वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया वहाँ पे। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। सो लॉकडाउन के बाद मतलब मैं धीरे धीरे अपने सोशल को थोड़ा हैंडल कर रहा था, तो मैं एक यूट्यूब चैनल चालू किया था तब। तो उस पर मैं ऑक्टोपेड बजाना, एक रोलैंड का इलेक्ट्रिक सैम्पलर है, हाँ, सिंथेसाइजर पैड बोलते हैं उसको, तो उस पर मैं सबको सिखाता था कि कैसे क्या बजा सकते हैं वो। तो वो थोड़ा सा अच्छा चल रहा था। उसके साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम भी थोड़ा बहुत मतलब 1000-2000 कुछ फॉलोअर्स से, और वो कुछ अच्छा से चल रहा ठीक है। फिर परकशन में 1-2 शोज मैंने फ्री ऑफ चार्ज किए। हाँ, मैं अबाउट टू आस्क, हाँ, ये कैसे शुरू कैसे हुआ? तो फ्री ऑफ चार्ज मैंने एक दमन में रेस्टोरेंट, बीच रेस्टोरेंट सीव्यू करके, वहाँ पे मैंने 2 शोज फ्री में किए, क्योंकि मुझे भी देखना था कि मैं कैसे इसको कर पाता हूँ, बराबर। मैं हैंडल कर सकता हूँ। हाँ। क्योंकि इन रूम अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और लाइव में करना, वो बहुत जमीन different आसमान। है, yes, बहुत जमीन different है आसमान। उसमें। क्योंकि आप अपने सेफ जोन में होते हो, इन रूम आप अपने सेफ जोन में होते हो, वहाँ क्या होगा आपको कुछ पता नहीं। बराबर है। आप अंदर प्रैक्टिस करोगे आपके सॉन्ग्स लेके, वहाँ डीजे क्या बजाएगा आपको कुछ पता नहीं, आपके हिसाब से बजाएगा कि वो अपने हिसाब से बजाएगा, वो भी एक क्वेश्चन रहता है। देन पब्लिक का रिएक्शन क्या रहेगा? बराबर। अगर पब्लिक का रिएक्शन अच्छा नहीं हुआ तो आपका मोरल वो वहाँ नर्वसनेस आएगी। बराबर। डाउन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का मैंने पहले अपने आप को देखा कि मैं कैसे कर सकता हूँ इसको। तो एक शो गया, पहला शो बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा रहा। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम लिया, फिर से मैं अपने आप पे थोड़ा वर्कआउट किया, फिर कैसे उसको कर सकते हैं। तो दूसरा शो मैंने किया वहाँ पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया। मैं अपने इंस्ट्रूमेंट, अपने माइक्स सब अपना लेके जाता था वहाँ पे। तो वहाँ जाके मैंने शो किया दूसरा, और वो सुपर डुपर रहा। वो उसका जो रील था वो भी बहुत वायरल हुआ था। उस टाइम पे मुझे कुछ 1000 या 1500 कुछ व्यूज मिले थे वो वीडियो में। वो वीडियो तो मेरे लिए तो बहुत सारा, बहुत, हाँ, वो एक टाइम को बराबर है। जहाँ पे 100 लाइक्स आना भी बहुत बड़ी बात थी, वहाँ पे 1500 व्यूज आ गए, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर वो देख के मुझे एक बंदे ने काम दिया कि तुम आ जाओ ये डेट पे अवेलेबल हो कैसा करके। मुझे पहली बार मेरा मतलब पे वाला एक शो मिला। तो वहाँ जाके मैंने एक शो दिया, और वो शो भी बहुत सुपर डुपर हिट हुआ। बराबर। तो ऐसे 1 by 1 वो जर्नी चलती गई। फिर सो इसको पूरा सम अप करूं तो इट इज लाइक बीच में झूल रहे थे कि पढ़ाई वाला काम करूं कि ये करूं, एंड देन यू केम इनटू वो एक शो में गए, हितेन पनवल, राइट? यस। तो उनके शो में जाके यू गॉट इंस्पायर्ड, फिर ये शुरू किया, फ्री किया, एंड देन द जर्नी बिगिन। वाओ, सुपर। सो व्हाट कनेक्टेड यू? एक तो क्या होता है डीजे चलता है, एक चलता है परकशन चलते हैं। सो हितेन पनवल को मिक्स में आपने देखा, वो इंस्पायर, उसमें क्या चीज थी जो आप स्पार्क करके करना तो ये मिक्स वाला ही है? एक्चुअली कैसा था कि सर मैं जब पहले से घर पे भी प्रैक्टिस करता था, तो मुझे ना जो सॉन्ग्स रहते हैं उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट बजे हुए हैं, उसके अंदर जो भी कुछ बजा हुआ है, वैसा सेम बजाने में मुझे मतलब इंटरेस्ट नहीं था पहले से। ओके।
उसकी वजह से मुझे गाली भी बहुत पड़ती थी कि हाँ, कट्टू कट नहीं बजा हाँ, रहे। कट्टू कट नहीं बजा रहा, कुछ और ही बजा रहा है। तो ये मेरे अंदर पहले से था, और वहां जाके मैंने देखा ये बंदा तो वही कर रहा है। हाँ, मैं जो कह रहा, हाँ, ये तो तो वो बंदा वही कर रहा है जो मुझे चाहिए। तो ये एक मेरा जो काम था, मेरा पैशन बन गया, जो Good. मेरा जो मुझे चाहिए था, जो सच में चाहिए था। जो सच में चाहिए था, वो मेरा एक पैशन हो गया कि जहाँ पे ढोल बजा रहा है वहां पे मैं ड्रम बजाऊं। बराबर है। यस, और मुझे कोई बोले ना, हाँ, हाँ, हाँ। बोले ना, वो तो और उल्टा मजे करे। मजे करे। कि भांगड़ा में एक टिपिकल भी होता है, ये टर टर यही बजेगा, इसी में कुछ और बजा रहा है, उसको लोग एंजॉय भी करे। यस, तो तो ये अंदर से पहले से था मेरे, तो इसको मैंने फिर मेरा काम बना लिया, ये मेरा पैशन बन गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब थोड़ा अलग से पूछो इसको, हाउ यू लर्न म्यूजिक। एक तो म्यूजिक में 3 तरह से देखता हूँ, एक तो होता है कॉलेजेस के जो म्यूजिक के कोर्सेज होते हैं वो, सेकंड होता है ऑफ कॉलेज कोर्सेज सिखाने वाले टीचर्स होते हैं म्यूजिक, वो होते हैं, और तीसरा होता है मैं खुद सीखता हूँ। यस, सो तीनों का क्या इंपॉर्टेंस है, किसमें ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्हाट इज योर व्यू ऑन ऑल 3? यस। सो जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, तो उसमें मैंने कभी कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखा नहीं। ओह, यस, मैंने एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट सीखा नहीं, जो भी है मुझे गॉड गिफ्ट है, और मेरे पापा हाँ, वो एक थोड़ी हेरिडिटी भी आ जाती है, ठीक है। तो मेरे पापा का बहुत कमांड था मेरे पे, ये चीज क्यों नहीं बज रही है भाई, बजाओ ओके, बजाओ, कैसे भी बजाओ बजाओ। तो ये एक था। तो मैं मेरी जो ये जो पावर थी, किसी चीज को कैचअप करने की, तो बाय गॉड मेरी बहुत अच्छी थी। ठीक है। कोई भी चीज मैं सुनता था तो उसको हूबहू कॉपी करने की ट्राई करता था, कि अगर ये ऐसा बज रहा है तो मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट में पर्टिकुलर इतने साउंड निकल रहा है, तो ये कहाँ पे निकल रहा है, ये ढूंढ के मैं उसको हूबहू कॉपी करता था बजाने। गुड। तो जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स आते गए, जैसे पहले मेरे पास ढोल आया था, ढोल के बाद ढोलक आया, ढोल के बाद मेरे पास तबला आया, तबला के बाद तो मेरे पास मैं कीबोर्ड थोड़ा थोड़ा बजाने लगा, एंड देन ड्रम आया, ड्रम के बाद टिम्बालीस। तो जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स आते गए तो मैं उसको देखता गया कि ये ऐसे पहले के टाइम पे कैसा था कि सोशल इतना ज़्यादा नहीं था। हाँ, तो ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ बज रहा है, कौन बजा रहा है, तो आपको खुद लाइव देखने जाना पड़ता है। बराबर। तो मुझे बहुत सारे ऐसे स्टेज मिले जहाँ पे मैं सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए गया। वाओ, क्या बजा रहे हैं, कैसे बजा रहे हैं। नाल, तो आप नाल को कैसे बजाओगे, एक ये मराठी एक नाल क्या चीज हो गई, मराठी Yes. इंस्ट्रूमेंट। हाँ, मुझे पता है, इससे पूछा। यस, तो ये एक मराठी इंस्ट्रूमेंट है। अभी ढोलक और नाल दिखते तो सेम है, लेकिन इनका दोनों का साउंड बहुत अलग है। नाल का साउंड थोड़ा थोड़ा तबला के जैसे आता है, लेकिन वो बराबर। पूरा तबला नहीं बजता। बराबर है। तो ये इसको कैसे बजाओगे, तो उसमें कैसे कितने कितने साउंड्स होते हैं। तो बराबर। ये सारी चीजें मतलब ऑब्जर्व करता गया मैं, और मैं सीखता गया। अब सीखने की बात है तो मैं सबको यही बोलूंगा कि आपको जो भी चीज पसंद है, बेसिक तो आपको नॉलेज लेना ही चाहिए, जो कि मैंने नहीं लिया था अपने टाइम पे। फिर कैसा है कि शोज लाइनअप चालू हो गए, मेरी ठीक है। मतलब निकल पड़ी, तो मैं उस पर ध्यान मैंने थोड़ा कम कर दिया। ठीक है। एक सडन टाइम के बाद मुझे पैसा भी थोड़ा अच्छा आने लगा, तो मैं उस पर ध्यान दे सारी चीजें ही, अपने है। सोशल और अपने आप पे थोड़ा काम करने टाइम काम करने लगा। सीखना इसलिए जरूरी है कि आपके पास टाइम है। जब हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था कि आप ये सीखे या फिर एजुकेशन, तो हम पैरेलल ये चीज़ें कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पे हमें कोई बोलने वाला नहीं था कि आप ये करो। आप एजुकेशन कर रहे हो तो साथ साथ में तबला भी सीख लो, तो ये चीज़ें बोलने वाला कोई नहीं था। तो वो चीज़ें रह गई हमारे टाइम पे। तो मैं तो अभी ऐसा ही बोल रहा हूँ कि आप 7th 8th में आ रहे हो, आपको वो चीज़ों की मतलब अहमियत हो जाती है कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, चीज़ें क्या है। तो आप वो 7th 8th में आके आप आराम से सीख सकते हो वो सारी चीज़ों को। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है कि आप पहले से ही शुरू करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं म्यूजिक में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो आप 7th 8th या फिर अपना 10 मैट्रिक खत्म होने के बाद आप कीजिए, चालू कीजिए, और उसको अच्छे से टाइम दीजिए। रोजाना 1 घंटा देना है आपको म्यूजिक, लेकिन वो 1 घंटे में आपको दूसरी चीज़ें सारी चीज़ें भूल जाती हैं और पूरा अपना फोकस म्यूजिक पे करना है। तो उससे आपको बहुत बेनिफिट्स हो गया आगे जाके। प्लस आप क्लास में तो सीख रहे हो, फिर घर भी आके आपको प्रॉपर से उसको सीखना है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ये एक चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ें एक्चुअल में बच चुकी है वो भी मुझसे नहीं बच पाती आज की डेट में। हाँ, हैपेंस। तो मैं उसको बहुत ट्राई करता हूँ, जब तक वो ओन मुझे मिल नहीं जाता, वो टोन या फिर वो रिदम मुझे मिल नहीं जाती, तब तक मैं उसको प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो ये प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। सेम चीज़ें हैं, एक तो आपको सीखना भी है और आपको वो पेशेंस रख के सीखनी भी, और उसको ट्राई करते ही रहना,
वाह। मैं यही कहूँगा। सो इसको अगर सम अप कर दो, भले बन्नी भाई ये बोल रहे हैं कि मैंने कुछ फॉर्मली नहीं सीखा है, Yes. बट इफ यू आर बडिंग लर्नर इनटू म्यूजिक तो फॉर्मली आपको सीखना चाहिए, जो आपकी चीज स्पीड अप भी करेगी और बहुत सारी चीजें आपकी फाइन ट्यूनिंग हो जाएगी। Yes. सुपर, गॉट। ठीक है, एक पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? क्या होता है जब म्यूजिक या आर्ट के फील्ड में कभी भी कोई जाते हैं तो एक क्वेश्चन हमेशा ये चलता है कि ये सब ठीक है बट इसमें पैसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो ज्यादा इसको मोटिवेट नहीं करते हैं। तो इस तरीके को हाउ यू डील, मतलब व्हाट योर मैसेज टू पेरेंट्स या फॉर द किड्स? सो उसके लिए मैं ऐसा ही बोलना चाहूँगा कि पेशेंस इज द की फॉर दिस, क्योंकि पेशेंस हमें रखना ही पड़ेगा। कोई भी चीज़ें हमें डायरेक्टली नहीं मिल जाती। ओके, मुझे भी ये फील्ड में आने हुए बहुत टाइम लगा। एट द एज ऑफ 27 या 28 मुझे ये सारी चीज़ें मिली। ओ, तो टाइम लगता है, लेकिन अगर आपका फोकस हो, आपका मतलब गोल सेट हो, तो कुछ टाइम के बाद आपको सारी चीज़ें मिलती है, क्योंकि ये एक यूनिवर्स भी उसमें कॉन्स्पायर करता है। Yes. बराबर। तो आपको हेल्प करेगा ये सारी चीज़ों में, लेकिन आपको अपने एंड से लगे रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़ पेरेंट्स को ये मैं बोलना चाहता हूँ कि म्यूजिक रखिए। हर एक पर्सन को थोड़ा बहुत म्यूजिक तो सीखना ही चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अंदर मास्टर हो जाओ, बराबर। बट म्यूजिक तो सीखना चाहिए, क्योंकि म्यूजिक का देखिए वो मैं आजकल- जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे लोरी से स्टार्ट होके वो लास्ट तक जाता है, बराबर है। तो म्यूजिक कहीं ना कहीं पे आपको बहुत थेरेपी की तरह आजकल म्यूजिक Yes, यूज किया जाता है, तो yes, रिलैक्स yes, यूज किया जाता है। आज मैं भी अगर आप मुझे देखते हो बजाते हुए, ये थाट हो ऐसे कुछ बजा रहता है, मैं एकदम पैशनेट रहता हूँ मैं, लेकिन घर पे जाके गजल सुनता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो बहुत रिलैक्स कर देती है। तो मेरा जो भी हेडेक रहता है या फिर वो patient थकान रहती है, वो yes, रहती है। थकान रहती है, तो वो पूरा सा काम हो जाता है। बराबर। मैं म्यूजिक वो काम करता है। अगर आप हैप्पी रहते हो, क्या करते हो? म्यूजिक। म्यूजिक सुनते हैं, आप सैड रहते हो, क्या म्यूजिक करते हो? सुनते हैं, म्यूजिक बराबर सुनते है। हैं। तो म्यूजिक का एक रोल अपनी लाइफ में बहुत 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 अहम है। बहुत है। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ म्यूजिक उनको सिखाइए, या तो उनको इंस्ट्रूमेंट में ये नहीं है तो आप उनको गाना सिखाइए। अच्छा, गाना म्यूजिक तो एक अलग चीज़ है, आर्ट में पेंटिंग भी आती है। हाँ, मैं कोई बहुत- भी आर्ट की बात हो सकती है, हाँ, बराबर है। तो अगर जिस चीज़ में अगर बच्चे को इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ में आप उनको थोड़ा थोड़ा, मतलब आप ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि इसमें कुछ नहीं है, तो आप एक बेसिक से स्टार्ट करवाइए उनको। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ आगे जाके हो सकता है, तो आप फिर उनमें थोड़ा और ज़्यादा अगर सारे बच्चे के अंदर क्वालिटीज अलग अलग होती है। कोई एजुकेशन में बहुत अच्छा रहता है, हाँ, yes, कोई मेस्मराइजिंग करने में मतलब मेमोरी में उसकी मेमोरी power में बहुत अच्छी, अच्छी, बराबर है। किसी का मतलब मेमोरी कम रहती है, लेकिन वो मैंने देखा हुआ है कि कोई हिस्ट्री में अच्छा बच्चा होता है तो वो मैथ्स मैच वीक होगा, कोई का मैच अच्छा है, बराबर है। वो सारी चीजों को आपको ही थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा कि बच्चे क्या कर सकते हैं और ये आगे जाके क्या मेन कर सकते हैं, किस फील्ड में वो फिट हो सकते हैं। और पेशेंस इज द की, पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा। आप अगर पहले ही बोल दोगे कि आपको यही करना है तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। अगर वो क्रिकेटर बनना चाहता है और आपको म्यूजिक पकड़ा दो तो भी अलग तो है। भी अलग है। और आप अगर वो आगे जाके म्यूजिक में अगर उसको इंटरेस्ट आने वाला है और आप उसको क्रिकेटर बना दो तो भी नहीं चलेगा। चलेगा। तो आपको थोड़ा बहुत टाइम लेके उसको ऑब्जर्व करके Observe देखना करके देखना देखना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट मैं इसको अगर सम अप करता हूँ तो पहला स्टेप ये हो गया कि उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में है, Yes. या जिस आर्ट में उसमें उसको जाने दो। सेकंड, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा यस कि या सपोज मैंने मेरा बिजनेस शुरू किया तो मुझे भी वो इनिशियल तो स्ट्रगल या पेन लगा ही था, वो सेम स्ट्रगल या पेन उसको भी करने देना है। और फिर भी आपको लगता है कि म्यूजिक में या कोई भी आर्ट में उसको ज्यादा वो आगे नहीं करेगा, तो आप ये समझो उसके पैशन के लिए बहुत काम का है। यस बाकी उसको जो आपको करवाना वो करवाते जाइए। यस ठीक है, गॉट। ओके, अलग एक क्वेश्चन। लोग ऐसे बोलते हैं परकशंस तो क्या है, बजाना वजाना सब मजे की मस्ती की ये काम है, बट बीइंग अ टीचर मैं भी जानता हूं कि ये इजी नहीं है, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यूस बजाना, खड़े रहना, वो उस एनर्जी के साथ रहना, तो फिटनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस सो हाउ व्हाट एडवाइस और व्हाट यू डू फॉर मेंटेनिंग द फिटनेस? सर, जिम करना जरूरी है। मैं तो जैसे कि शूज खत्म होते हैं तो मेरा दूसरा दिन जिम में ही होता है। तो मैं जिमिंग और ये सारी चीज़ों में बहुत बिलीव करता हूँ कि आदमी को फिट तो रहना ही चाहिए। कोई भी हो, एक्सवाइजेड कोई भी हो, उनको फिट तो ठीक है। रहना चाहिए। यस, क्योंकि आज के टाइम में द वे वी आर ईटिंग द जंक फूड और ये सारी चीज़ें जो जा रही है, वो हमारे हेल्थ पे कहीं ना कहीं पे बहुत प्रेशर और ये सारी चीज़ें बिगाड़ रही है, हमारी हेल्थ को बिगाड़ ही रही है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आपको आपकी फिजिक मेंटेन करनी ही पड़ेगी। कुछ भी मत खाओ, अगर खाना हो तो 2 महीने में या फिर 1 महीने में एक बार खाओ, ठीक लेकिन है। कुछ भी मत खाओ।
मैं भी ड्यूरिंग शो बहुत सारी चीज़ें को केयर करता हूँ कि खाना कुछ भी नहीं खाएंगे अगर एक्सपेंसिव होगा तो चलेगा, लेकिन खाना अच्छा है, खाना अच्छा है, खाना अच्छा चाहिए। और अच्छा इन द मींस नॉट अबाउट टेस्ट, इट्स अबाउट द क्वालिटी Yes, व्हिच quality. यू गिव टू द बॉडी। यस एंड फिजिक्स और मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अगर मेरा शोज चलते हैं तो मैं कैसा है, कोई भी शो पे चलते हैं हम लोग, तो वहाँ पे 2 घंटे साउंड चेक में निकलते हैं, 2 घंटे के बाद उनका संगीत या फिर जो भी परफॉर्मेंसेस रहती है वो चलती है। 2 घंटे चलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग खड़े रहते हैं, 4 घंटा हो गया। हाँ, देन हमारा परफॉर्मेंस एक्चुअल में शुरू होता है, तो वो 2 या 3 घंटे शुरू होता है, तो ये फिर से 6 से 7 हाँ, घंटे। इसलिए बोला इट्स अ टायरिंग थिंग। और हमारे कैसा है कि जैसे शो खत्म हो तो नवंबर दिसंबर जैन फेब ये वेडिंग की बहुत बड़ी Season. यस सीजन बहुत बड़ी होती है, तो वहाँ पे हम लोग एक शो खत्म हुआ कि दूसरे एक कहानी show के खत्म लिए- तो दूसरी शुरू हो गई मामू। तो वहाँ पे सर कैसा है कि एक शो खत्म हुआ, फ्रेशन हम चेंज करके फ्लाइट पकड़ के हम दूसरी डेस्टिनेशन में, ओ। अगर वहाँ पे मॉर्निंग का शो हुआ तो फिर से वही उतर के वहाँ पे फ्रेशन अप होके साउंड चेक परफॉर्मेंसेस और फिर शो खत्म करके फिर फ्लाइट पकड़ें दूसरी ओर। क्या अगर रात का हुआ तो हम लोग मॉर्निंग में सो जाते हैं या फिर पावर नैप ले लेते हैं एंड देन फिर से वो शो। तो यहाँ पे कौन काम करता है, फिजिक्स। हाँ, कि बैक टू बैक मेरे को सोचा ही नहीं जा रहा है कि बैक टू बैक शो हो तो चला रात को शो हुआ है, फिर मेरे को तो 6-8-10 घंटे नींद चाहिए, फिर दूसरा शो करूंगा। बीच में तो सर हम लोग 15 दिन के बाद घर पे गए थे, 15 दिन Back to back show. यस बैक टू बैक शो। और शोज भी कैसे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ट्रैवल कैसे करूँ, तो हम लोग ने एक काम किया म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से, मैं डीजे और मेरा असिस्टेंट थे, उन्हें म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग की कि भाई कार कर लेते हैं, भले 10 घंटे का रास्ता होगा निकाल देंगे, लेकिन अगर फ्लाइट में बैठे जाएंगे उधर जाएंगे तो कहीं ना कहीं पे इंस्ट्रूमेंट के साथ डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हम लोग 15 दिन ट्रैवल किया। और दूसरा जब वो बुकिंग का भी चक्कर रहता है, फिर कहीं शो लेट हो गया, ये हो गया, ट्रेन मिस हो, तो इसे गाड़ी है तो अपने कंफर्ट में जब निकलना हो तब निकल जाए। अरे सर ऐसा हुआ ही है मेरे साथ, क्योंकि एक बार हम लोग बाय रोड निकले थे, तो आप मुंबई का फाउंटेन एरिया आपको हाँ, पता ही है, बराबर है, तो वो तो हर टाइम रश उधर रहता है। रश रहता है। तो सर उस टाइम ऐसा हुआ था कि 2-3 गाड़ी सामने सामने हो गई थी और 4 घंटे हम लोग ट्रैफिक में फंस ओ। गए, मेरी फ्लाइट मिस हो गई। बट कमिटमेंट किया हुआ है कि पति आएगा, सो हम लोग ने अपने एंड से फ्लाइट ले ली और वहाँ पे पहुंचे थे। वो कमिटमेंट तो देखो ऐसा है कि सामने वाला पूरा शो बिगड़ता है उससे, या उसके जो फंक्शन है वो बिगड़ता है, वो कमिटमेंट तो संभालना ही तो पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो जिमिंग और फिटनेस पे हम लोग वर्कआउट करते हैं, तो हमारी सोचने की ताकत भी बहुत अच्छी हो जाती है। गुड। हम लोग क्विक डिसीजन लेते हैं कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ऐसा हो या ना हो मुझे नहीं हाँ, पता, ठीक है। लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन बट वो सब कहते हैं फिटनेस रहती है, हेल्थ एक्सरसाइज करते हैं तो अपना मेंटल स्टेबिलिटी भी अलग लेवल पे रहती ही है। तो ये क्विक डिसीजन जो लेने पड़ते हैं, तो वो उसमें भी आपको बहुत हेल्प होती है इसकी वजह से। So very big message to all the youngsters. It's not only about वो बजाना सीख लिया, वो हेल्थ एंड फिटनेस भी इतनी इंपॉर्टेंट है, एंड वेरी गुड मैसेज यू गिव। इट्स नॉट अबाउट कि परकशन में जाना है तो भी एज अ नॉर्मल ह्यूमन भी हेल्थ एंड फिटनेस तो आपको उसके ऊपर काम करना ही है। मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी आर्टिस्ट को देख रहे हो तो आप क्या देखोगे, वो कैसा है वो तो देखोगे ही देखोगे। बराबर है, फिटनेस तो वहां पे भी लगेगी कि आप फिट होके नहीं हो, सुपर। वो है फिटनेस जरूरी है। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट परकशंस, क्योंकि मैं अगर देखूं ना एकदम जैसे कि मेरा बेटा म्यूजिक में, तो मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट को जानता हूँ, तो ये बोलता है ये जेम्बे है, ये वो क्या बोलता है दरबुका, और मुझे तो सबको एक जैसा लगता है। वैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, ये ढोलक है, जैसे आप वो मराठी वाला बोले वो एक जैसे ही दिखते हैं। सो हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट परकशंस? तो सर एक तो इंडियन परकशन है, हमारे इंडियन परकशन भी इतने ज्यादा है कि बाहर का तो क्या ही बोले हम। हमारे मेन इंस्ट्रूमेंट हमें बोलते हैं मृदंग को बोला जाता है, जो Okay. गणेश जी का इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, वहाँ से इंस्ट्रूमेंट की जर्नी शुरू हुई है, वहाँ से तबला इन्वेंट हुआ, तबला के बाद ढोलक इन्वेंट हुआ, ढोलक से नाल, ये सारी चीजें मतलब अभी कौन से टाइम पे कौन सी हुई वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है। लेकिन मेन जो इंस्ट्रूमेंट है वो मृदंग है। और उनके बाद तबला आना, तो ये इसलिए आया था, जो जैसा मैंने पढ़ा था कि मृदंग का जो साउंड था वो बहुत हैवी था, मतलब वो लड़ाई में या था हाँ, बराबर है। तो वो टाइप तरह जोश वाला लगता था, तो सबको थोड़ा स्मूथिंग साउंड चाहिए था, तो उसको पीछे से काट करके उसमें से फिर अलग अलग पार्ट में से तबला हाँ, मतलब उसी टाइप होता है, पीछे एक तरफ मोटा एक तरफ पतला है, उसी को वो तबला बनाया। और वो जो तबला का जो आया तो उससे सॉफ्ट म्यूजिक इन्वेंट, जैसे कि आप गजल में सुन रहे हो, हाँ, वहाँ पे तबला मैक्सिमम तबला यूज गजल में मृदंग बजाओगे तो कैसा लगेगा। तो ऐसे ऐसे थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट अपने इंडिया से तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे पंजाबी ढोल हो गया, ढोलक, ये तबला, फिर ये ब्रीथिंग मेन हमारा इंस्ट्रूमेंट है, फिर ये करताल,
दुखी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिर अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वहाँ मेन जो 2 इंस्ट्रूमेंट्स है वो है एक जेम्बे ओके, और so djembe is दूसरा not Indian, ना it's African, ठीक है। एंड सेकंड है अफ्रीकन टॉकिंग ड्रम। टॉकिंग ड्रम, यस, Okay. अफ्रीकन टॉकिंग ड्रम। ये 2 इंस्ट्रूमेंट है जो अफ्रीका के मेन इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आप इजिप्शियन के देखते हैं तो इजिप्शियन के मेन इंस्ट्रूमेंट है दरबुका। दरबुका इजिप्शियन है। यस, तो Okay. वो साउंड भी ऐसा करता है। आप बैले डांस देखोगे तो आपको दरबुका ही याद आएगा। हाँ, एकदम वो स्टीप तर उस टाइप का वो जो रहता है। और फिर आप अमेजन वाला को वो डांस क्या बोलोगे आप, अफ्रो म्यूजिक देखोगे तो अफ्रो म्यूजिक में आपको जेम्बे ही अच्छा लगेगा। तो वो सारी चीज़ें पर्टिकुलर कंट्री वाइज उन सबके पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स है हाँ, सबके। तो हम परकशनिस्ट ने जिन्होंने जो ये परकशन ड्रम शुरू किया था तो वो पहले टेक्नो में चलता था। टेक्नो है द वे एक साइड टेक्नो चल रहा है और दूसरी साइड वो अपने लैटिन परकशन में आगे बांगो, टुम्बास, टिम्बालीस और ये सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे। इतने सारे नाम आते तो मेरे ऊपर से जा रहे हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट के साथ हमारे एक इंडियन परकशन ने ऐसा किया कि उन्होंने इंडियन परकशन डाले उसमें। ये तो था ही, हाँ। लेकिन उसमें उन्होंने तबला रखे, उन्होंने उसमें ढोलक रखा, उन्होंने उसमें ढोल रखा। तो ये थोड़ा एक अलग ही निकल के आया। तो हमारा जो होता है वो हमें बहुत पसंद होता है, जो हमारे बराबर है, हाँ। ये एक ट्रेंड ये शुरू हुआ। तो मैंने जो देखा था वो हिदन भैया का देखा था। तो हिदन भैया ऐसे ही प्ले करते थे। तो उन्होंने दरबुगा, जेम्बे ये तो इंस्ट्रूमेंट रखे ही थे, तिम्बाली रखे थे, लेकिन ऐड उन्होंने तबला किया, ढोल किया। तो वहाँ से मुझे भी बहुत लगा क्योंकि अपना है, अपना एक अटैचमेंट अलग रहता है, बराबर। मेरा इंस्ट्रूमेंट भी मेन वही है। सो एक तो होता है कि शो के टाइम पे तो परफॉर्मेंस होता है, हाउ यू प्रैक्टिस? सब प्रैक्टिस तो ज़्यादातर हम लोग ऑन स्टेज ही करते हैं, क्योंकि घर पे प्रैक्टिस होती है सिर्फ तबला लेके और वो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ऑन स्टेज जो मजा आता है वो कुछ अलग ही हो जाता है। उसमें बहुत सारी चीजें कभी कभी हम लोग मेरे से तो गलती होती भी है। हाँ, सबसे होगी वो तो, Yes, कोई बोलता नहीं हो रही तो जैसे गलती हुई तो वही सॉन्ग एक पूरा सॉन्ग रहता है। तो वही सॉन्ग में हम दूसरी बार वहीं पे मैं ट्राई कर लेता हूँ कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। बराबर, तो वहीं पे प्रैक्टिस हो जाती है और नेक्स्ट टाइम अगर हो गया तो चलो ये अभी नेक्स्ट दूसरे सॉन्ग में भी आप ले। सो रीचिंग एट दिस स्टेज, ये तो हो गया। इस स्टेज पे पहुंचने के बाद टाइम इतना होता है कि वो जो स्टेज पे वही प्रैक्टिस हो गई। Yes. बट बिफोर दैट हाउ यू यूज्ड टू प्रैक्टिस? और दूसरा एक इसमें अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो होता है व्हेन यू आर प्रैक्टिस परकशंस, आजू बाजू वाले कहीं कोई हंगामा तो नहीं करते? अरे so, उसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगेन थैंक्स टू माय पापा कि उन्होंने वो माहौल ही पहले बनाया हुआ है। तो मुझे कभी दिक्कत नहीं है क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, वो पहले से प्रैक्टिस करते थे। तो पहले वो करते थे, उसके बाद अभी मैं कर रहा हूँ। तो कोई ऐसा नहीं कुछ। हाँ, क्योंकि कीबोर्ड वो अपना क्या बोलता है वो जो बेसिक जो बोलते ना, हाउ टू से, कीबोर्ड टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन परकशन में इट इज वो नॉइज करते हैं। तो कई बार वो पड़ोसी भी होते बोले ये क्या बज रहा है, ये है, तो वो सारी दिक्कत भी होती है। हाउ यू यूज्ड टू डू द प्रैक्टिस? एक तो हो गया है ये ऑफ थोड़ा मस्ती वाली बात, वो प्रैक्टिस का रूटीन क्या रहता था? सर मैं ज्यादातर फिजिक पे थोड़ा ध्यान देता हूँ जब सीजन रहता है, और हालांकि मेरे हर सैटरडे संडे शोज रहते ही रहते हैं, ठीक है, तो वहीं पे मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। और घर पे प्रैक्टिस करने के लिए मैंने सिंपल बेसिक जैसे कि प्रैक्टिस करता हूँ मैं तबला और ड्रम, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट लेके प्रैक्टिस करता हूँ। और उसके लिए मेट्रोनोम हो गया, फिर अलग अलग सॉन्ग्स के मतलब यूट्यूब पे अभी तो बहुत चीज़ें मिल जाती है, तो वहाँ पे देख देख के हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें कंटिन्यू में चलती रहती है। सो इन शॉर्ट, आपके लिए जो प्रैक्टिस का स्टेज है ऑन स्टेज लाइव जो परफॉर्म कर रहे हो, वो जो प्रैक्टिस हो रही है वो बेस्ट प्रैक्टिस हो रही है, उसमें कुछ गलती भी हो जाती है, नेक्स्ट टाइम कैसे इंप्रूव करना है वैसे उसके ऊपर चलते हो। गुड। सो ये क्रिएटिव रहने के लिए व्हाट इंस्पायर्स यू? क्योंकि पूरी क्रिएटिव फील्ड है और प्लस आपने तो पूरा अलग तरह का लिया। एक तो कोई एक इंस्ट्रूमेंट बता रहा है, 25 इंस्ट्रूमेंट 10 इंस्ट्रूमेंट एक साथ बताना ऑन स्टेज बना, तो हाउ यू कीप योरसेल्फ क्रिएटिविटी मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? सर क्रिएटिव मेंटेन करने के लिए जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि मुझे वो अलग पहले से बजाने का शौक था, पहले से ही कुछ डिफरेंट अंदर कीड़ा था ही, वो पहला था ही कि ये बज रहा है यार, मैं अगर ऐसा नहीं बजा कि मैं ऐसा बजाऊं तो कैसा लगेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑन स्टेज हम लोग वो क्रिएटिविटी मैं कुछ करता हूँ, अगर वो अच्छा लग रहा है तो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर वो पता चल जाता है कि ये चीज लोगों को जमती है, तो फिर वो रिपीट होने लगती है। और मैं जब इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ तो पंजाबी सॉन्ग अगर प्ले कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट आएगा? वो बोला तो वो पंजाबी ढोल वो मैंने बोला ऑलरेडी वो सॉन्ग में बजा हुआ है, तो मैं उस पर ड्रम बजाता हूँ। तो ये मेरी थोड़ी क्रिएटिविटी है। अगर कोई ड्रम वाला सॉन्ग बज रहा है
और मुझे लग रहा है कि इसमें पंजाबी ढोल ऐड हो जाएगा, उसमें ढोल नहीं बजा हुआ है लेकिन वो ड्रम का बीट प्रॉपर से बजा हुआ है, तो मैं उसमें ढोल ऐड करता हूँ। ओके, यस, तो ये इस तरह से मैं उसको उनको क्रिएटिव कर देता हूँ कि जहाँ पे जो नहीं बजा है वो मैं बजा लेता हूँ। गुड। अगर कोई मेन सॉन्ग होगा जिसमें बजाना ही है तो वो मैं तो बात अलग है, बट बेसिकली यू ट्राई कि जिस सॉन्ग में जो बजा उसके अलावा कुछ और बजाया जाए। जैसे कि म्यूजिक के टाइप होते हैं, टेक्नो, डीप हाउस हो गया है, एफ्रो म्यूजिक हो गया, तो एफ्रो में आप जेम्बे बजाओगे तो वो उसका कलर ही निकल के आता है, वो उसका जो रिदम पैटर्न है वही कुछ एफ्रो टाइप भी बजता है। तो हम उसमें अगर जेम्बे ऐड करते हैं या फिर दरबुका ऐड करते हैं तो वो उसका कलर निकल के आ जाता है, वो सुनाई देता है वो सारी चीज़ों। सुपर गुड। एनी प्री परफॉर्मेंस रिचुअल, जैसे परफॉर्मेंस शुरू होने में ये रिचुअल तो ये तो मैं करता ही हूँ, कहीं परफॉर्मेंस का उसके पहले ऐसे वो होते रिकी पॉन्टिंग वो लाल रुमाल रख के जाता ही था, वो अलग अलग रहते हैं। एनी प्री परफॉर्मेंस रिचुअल है, कोई चीज सुपरस्टिशन ऐसी चीज को जो आप फॉलो करते हैं? मैं साउंड पे बहुत ध्यान देता हूँ, मुझे ऑन स्टेज साउंड बहुत प्रॉपर चाहिए। मैं उसके लिए अगर मैंने उनको लिख के, जो भी इवेंट जब भी स्टार्ट होता है तो उससे पहले मैंने अंदर लिखा ही हुआ था कि मुझे साउंड चेक का 2 घंटे लगेंगे। बराबर। तो वो बोलते हैं 2 घंटे साउंड चेक के? मैं बोला सर 2 घंटे लगेंगे तो लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन 2 घंटे लगेंगे। अभी कभी कभी उससे पहले भी हो जाता है, हाँ ठीक है, बट मुझे साउंड चेक में इतना मैं ध्यान, एकदम परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन। जो जितनी चीज़ें जितनी जोर से सुनाई देनी चाहिए उतनी, अगर जो स्टिक इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत लाउड जा रहा है तो उसको मैं कम भी करवा देता हूँ, जो मेरे हैंड इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़ा लाउड रखता हूँ मैं, तो जिससे कि वो डीजे के साथ वो प्रॉपर मैच करे। ये पहला हो गया सेशन। देन हम लोग आधा घंटे के लिए प्रॉपर से साउंड चेक करते हैं, जो हम लोग परफॉर्मेंस देने वाले होते हैं। तो हमारा तकरीबन 3 घंटे या 2.5 घंटे का परफॉर्मेंस तो रहता ही है। तो इसमें जितने जो भी हम लोग का इंस्ट्रूमेंट बजने वाले, यस, म्यूजिक की जोनर बजने वाले होते हैं, तो उनको हम लोग 5-5 मिनट की या फिर 2-2 मिनट के लिए एक दो सॉन्ग के साथ हम लोग मैच करते हैं कि ये इसमें ये प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विसलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, मॉनिटर्स अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और हमेशा क्या होता है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ कि जब भी मैं शोज करता हूँ तो पब्लिक इतने मजे में आ जाते हैं कि वो मेरे साथ आके ऊपर मेरे आ जाते हैं। बराबर है। तो वहाँ पे हैंड इंस्ट्रूमेंट अगर मैं प्ले करूंगा तो इतने लाउडनेस में मेरा इंस्ट्रूमेंट सुनाई देगा कि नहीं देगा, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ध्यान दें। तो ये हो गया। एंड देन आधे घंटे का जो प्रैक्टिस सेशन जैसा हो भी जाता है और उसमें हम लोग एनर्जाइज भी हो जाते हैं कि चलो आज तो फोड़ देंगे। यस, आज तो वार्ड लगा देंगे। और वहाँ पे सारे इवेंट्स वाले भी या फिर क्लाइंट और ऐसे घूमने आते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं, आज रात को तो मजा आने वाले। तो वो संगीत को भी थोड़ा जल्दी में करते हैं कि भाई बनी को देना है टाइम, हम लोग नाचने वाले। तो ये एक प्री रिचुअल आप बोल सकते हैं कि साउंड चेक और हमारा साउंड टेस्टिंग, ये हम लोग बहुत प्रॉपर से करते हैं। पोस्ट परफॉर्मेंस रिचुअल, अभी रिचुअल में इस सेंस पूछ रहा हूँ, ये तो हुआ कि ये मस्त चीजें हैं। रिचुअल मेरा पूछने का पर्पस है, जैसे मेरे को है, जस्ट आई एम शेयरिंग कि मुझे कहीं पे भी कोई स्पीच डिलीवर करनी है, 1 घंटा 1.5 घंटा ऑडियंस सामने जाना है, तो उसके पहले मुझे 10-15 मिनट साथ म्यूजिक सुनने को चाहिए। लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मैं साथ 10-15 म्यूजिक सुनूंगा, हो सके तो उसमें डांस करूंगा, देन आई गो ऑन स्टेज। तो वो मुझे एक वो रिचुअल है, बाकी सारी चीजें अपनी जगह है, वो चेक करना अपनी जगह। तो यानी पोस्ट रिचुअल यू डू कुछ नहीं सर, शो खत्म होने के बाद मतलब मैं प्रॉपर से रूम में जाता हूँ और थोड़ी देर शांति से बैठ जाता हूँ, क्योंकि जो लाउड जो मैंने ली होती है तो वो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, क्योंकि आफ्टर शो मतलब अप्रिशिएशन भी हर टाइम बहुत अच्छा मिलता है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा रूम में जाके थोड़ी देर बैठ के मैं फ्रेशन अप हो जाता हूँ, एक प्रॉपर से बाथ ले लेता हूँ, गर्म पानी शावर ले लेता हूँ, एंड देन मैं प्रॉपर से बैठता हूँ और जो साइलेंस होती है साइलेंस को उसको फील करता हूँ और आराम से बैठता हूँ। यस, गुड, ये मेरा गुड। सो एनी प्री रिचुअल डू, आपने प्री जो प्रैक्टिस करते हो तो बताया गया, ये चेक करते नहीं रिचुअल यू डू, ये तो मुझे करना ही है पहले। जैसे कि शो शुरू होने से पहले मैं ना उनके संगीत या फिर परफॉर्मेंसेस कुछ भी चालू रहता है, मैं पहले ही चला जाता हूँ। मेरा टाइम रहता है, अगर रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे का है तो मैं वहाँ पे 10:15 को पहुंच जाता हूँ। क्योंकि मैं पहले क्लाइंट को ऑब्जर्व करता हूँ, वहाँ की वाइब्स आ जाती है, उनका क्या टेस्ट है वो सब सुनना है, टेस्ट क्या है उनका, वो लोग कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और वहाँ जो जब म्यूजिक बजता है तो सर जैसे कि आपको पता है म्यूजिक इज एवरीथिंग, तो जैसे म्यूजिक स्टार्ट होता है सर वो एक वाइब आना शुरू, तो फिर 10:30 11:45 होता है ना, तो सर ऐसा लगता है चलो अभी चालू करते हैं, फोड़ देते हैं। क्योंकि संगीत के भी लास्ट परफॉर्मेंस ऐसे रहते हैं कि वो थोड़ा बीपीएम हाई रहता है, बराबर है, थोड़े मतलब स्पीड में बजते हैं और वो होता है। एंड देन समटाइम कैसा है कि क्राउड जो मिलता है सर, कभी यंगस्टर्स
और एजेंट भी ऐसा मिलता है कि भाई बनी बजा, कब आ रहा है तू, बराबर तो है, वो एक एनर्जी एनर्जी मिल जाती है। वाह। और ये हमेशा ही होता है कि इट्स नॉट ओनली कि क्राउड भी बहुत मोटिवेट करता है द लेवल विच यू प्ले। ऐसा नहीं हम अच्छा ही बजाते हैं, आप अच्छा ही बजाते हो, बट एक वो क्राउड का इम्पैक्ट डेफिनेटली होता ही है। गॉट। सो व्हाट इज योर मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंस? ऐसे आपके सारे परफॉर्मेंस मैंने कुछ कुछ देखे हैं, इट हैज बीन जेम ऑफ द परफॉर्मेंसेस, बट एनीथिंग क्योंकि यहाँ ये इस टाइप का परफॉर्मेंस होता है वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। तो सर जैसे आपने बताया कि मेरे परफॉर्मेंस आज तक सारे बहुत अच्छे रहे, लोगों Super. ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। मैं एक अवध उतोपिया सूरत हाँ। इसमें एक सिंधी फैमिली का परफॉर्मेंस कर रहा था। ठीक है। जैसे कि मैं प्ले कर रहा हूँ, पार्टी चल रही है, बीपीएम होगा 145, कुछ बहुत बहुत जोर से हम लोग मतलब वो शो चल रहा है। ठीक है। इन बिटवीन एक आंटी जी आती है, एजेड सी, वो धीरे धीरे से चल के आ रहे थे, तो मुझे लगा कि वो कुछ मुझे कुछ बोलेंगे, song का या कहेंगे, हाँ। song का कुछ रिकमेंड करेंगे कि ये बजाओ या फिर ऐसे ठीक कुछ। तो वो मेरे पास आते हैं, मुझे बोला यहाँ आओ। मैं बोला हाँ जी बोलिए। तो बोला आपको पता है हम लोग जब संगीत के लिए निकलते हैं तो क्या बोलते हैं हाँ। कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं कि बनी को देखने जाते हैं। क्या बात है। तो सच ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि यंगस्टर्स तो प्यार देते ही हैं, उनका तो ये जॉनर है, उनका तो ये मजा है। तो आंटी जी ने जो मुझे बोला था तो वो मेरे दिल पे, मतलब मैं वहां पे गॉड को बोल रहा हूँ थैंक यू, जो Obvious. yes, तो इतना प्यार मिलता है। तो मैं मतलब एक गुजराती लाइन है कि जितना दिया सरकार तूने इतनी मेरी औकात दी। बराबर है। तो ये एक है, तो औकात के ज्यादा मतलब मुझे वो वहाँ पे मिल मिल गया। वो फीलिंग आती Yes, है। तो वो ये अभी भी मुझे याद है ये सारी चीजें। सुपर सुपर। Yes. और वो वेरी राइटली सेड, यंगस्टर्स तो है ही फैन फॉलोइंग, Yes. पर इस तरह से जो एक लेडी है, थोड़ी ओल्ड एज है, और वो अगर इस तरह से समझ लो कि बनी को देखने जा रहे हैं, दैट इज अ ह्यूज 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 अचीवमेंट। सो बनी भाई, एनी स्पेसिफिक फनी मोमेंट कोई आपको याद? इतने सारे इवेंट के तो कुछ ना कुछ मस्ती धमाल फन हो जाता है, ऑफ स्टेज, ऑन द स्टेज। ऑन स्टेज ऑफ स्टेज से आप लोग मजा तो बहुत करते हाँ, हैं, हाँ। लेकिन वो पैशन वाला काम। ठीक है। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ था सर कि मैं स्टेज पे जाने वाला हूँ और एंकर नाम देना नहीं चाहता मैं उनका, तो वो मेरा अनाउंसमेंट करने वाले थे। सब कुछ बोल लिया, इज अ वन मैन आर्मी, विल प्ले ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट अलॉन्ग विद द डीजे, ये सारी चीजें बोल ली उन्होंने। प्लीज वेलकम बनी पैनासोनिक। सर मैं ना वो सीढ़ी पे ऐसे पैर रखने वाला था, मैं बोला रखूं कि नहीं रखूं भाई, ये क्या है बनी पैनासोनिक, कुछ बनी परकशनिस्ट बोलना थोड़ा इजी नहीं होता। परकशनिस्ट और मैं भी है ना, ये शो के वाले बहुत प्रैक्टिस किया था, परकशनिस्ट ऐसे बोल प्रैक्टिस किया था। परकशनिस्ट थोड़ा सा वो ट्विस्ट है, लेकिन पैनासोनिक आ जाए वो तो एकदम शॉकिंग हो जाए। ओके, सो ये बनी सब बोलते, तो क्या ये सच में बनी इज द रियल नेम, कि ये वो बोलते ना वो कुछ बोलते हैं ना, हीरो हीरोइन के नाम कुछ और होते, कुछ और बोलते, वैसे है? पोल खोल रहे हो सर आप? That's what is my role is. So, मेरा रियल नेम ब्रिदल है। Okay. स्पेल अगर आप देखना चाहिए तो BRIDAL। ओके, तो ब्राइडल हो गया वो तो। यस, तो जो ऑक्सफोर्ड में पढ़े होते हैं उनको हाँ। ब्राइडल ही पढ़ाया था, वो हाँ, ब्राइडल हाँ, बराबर है। तो ब्राइडल और ब्राइडल परकशनिस्ट हो जाती है, तो सब लोग के माइंड में ऐसा होता है कि कोई बिल्कुल, दुल्हन के बेस में आ जाएगा हाँ। परकशन बजाने के लिए, तो निकलता एक लड़का है सूट बूट पहन के। हाँ। तो ये थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि ब्राइडल परकशनिस्ट सब लोग बोलते थे, तो मैंने फिर मेरा नाम चेंज करके बनी रख दिया। So from this, when this Bunny came? तो सर एक मूवी आई थी ये जवानी है दीवानी, ओहो, तो उसका कैरेक्टर है बनी। हाँ, तो- बदतमीज दिल, बदतमीज। कॉलेज लाइफ में मैं कुछ ऐसा ही था, मतलब हाँ। वो आगे का कुछ सोचना नहीं, बस एक गोल सेट होता था, बस वही करना है। तो मैं उनसे मतलब वो मेरी लाइफ में कुछ जुड़ा हुआ था। वो बनी एक नाम जुड़ गया था, यस, बनी भी सेम लगता था, तो बनी एक ऐसा नाम भी है कि सबके मुंह पे जल्दी से आ वो भी जाता जल्दी से आ जाता। है। तो बनी परकशनिस्ट, क्या फिर बनी जैसे आया तो सब लोग बनी करने लगे, तो ये अच्छा है, ये नाम अच्छा नहीं। गुड। ओके, एनीथिंग व्हिच यू डोंट लाइक ऑन स्टेज? कई बार होता है ना, वो मुझे तो बैंड वाला म्यूजिक बताओ, वो बैंड वाला बजाओ, तो बोलते नहीं ये नहीं, ये बजाओ, ये परेशान करके। तो एनीथिंग जो आपको लगता है कि ऑन से वो परेशान करती है कोई चीज? सर ऑन स्टेज आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मेरे लोगों ने बहुत प्यार दिया हुआ है। ठीक है, और बहुत अच्छे से सारे शोज मैंने किए हुए हैं। ठीक है। बट कभी कभार कैसा होता है कि जैसे मैं शोज करता हूँ, मैं बजा रहा हूँ, तो एक एनर्जी और उनकी एनर्जी मैच होती है बराबर। हाँ। तो उनको ऐसा लगता है कि मैं भी बजाऊंगा, ओके, तो वो साइड भाई में बजाएगा, Yes, वो मेरे बाजू में आके फिर वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लग जाते हैं, हाँ। तो वो थोड़ा मुझे नहीं पसंद, क्योंकि ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये मेरी रोजी रोटी होती है। बराबर।
बराबर। तो उनको द वे उनको पता नहीं होता कि कैसे बजेगा, क्या होगा, क्या कौन से इंस्ट्रूमेंट पे कितना लेवल से बजाना है, हाथ बराबर। से बजाना है, स्टिक से बजाना है, आप बुजुर्गों का आपको स्टिक से मारोगे वो फट जाएगा, बराबर। तो वो सारी चीजें उनको पता नहीं है। तो उनसे मुझे मुझे वो तो सारी सारा चीजें- प्यार मस्ती एक तरफ, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को टच करे वो ये दूसरी नहीं तरफ। चाहता। मैं पूरा साइड हो जाता हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट को हाथ भी नहीं लगाता और इवेंट वालों को बोलता हूँ कि सर प्लीज इनको यहाँ से इनको हाँ ठीक है, दैट्स वो एक चॉइस भी होता है Yes, अपने। ये मेरा स्टेज है, उनका डांस फ्लोर बना हुआ है, आप डांस फ्लोर एंजॉय कीजिए, कोई इशू नहीं Got, है। एक got. टाइम पे ब्राइड ग्रूम आ जाए तो कोई चीज नहीं है, वो ठीक है, मतलब bride and वो groom अलग चीज है, वो उस दिन के वो हीरो हीरोइन है तो वो एक अलग चीज है। अगर एक बंदा आया तो फिर उसके साथ सारे लोग आ जाते हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट पे एक लोग तो कैसे पूरा ना वो रिदम रहती है ना वो मजा आ पाता है। यस यस, Got it, ये सारी got it. चीजें नहीं। कोई ये क्या होता है, वन मैन शो है आपका, वन मैन परफॉर्मेंस है, वन मैन ऑन द स्टेज है, तो कभी ऐसा होता है कि कुछ बीमार है, कुछ हो गया है और बियॉन्ड जाके आपने शो लिया हो? सर थकान तो रहती है, लेकिन हाँ। कभी कभार कैसा होता है कि जैसे स्टिक हाथ में आती है तो वो सारी चीजें हम लोग भूल जाते हैं। हाँ। म्यूजिक जैसे स्टार्ट होता है तो हम लोग ये सारी चीजें भूल जाते हैं। एक किस्सा मुझे याद है, मेरा शो था नासिक में आर्या क्लब में, Okay. और एक दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ओ एक्सीडेंट में मैं बाइक से स्लिप हो गया था और मेरा पूरा हाथ यहाँ से अभी भी कुछ दिखता हो तो होगा ही। ओ हाँ, तो यहाँ ये- थोड़ा वो दिखता है Yes, मार्क। तो ये पूरा हाथ में मुझे इंजर्ड हो गया था, पैर में इंजर्ड हो गया था और ये पूरा मतलब ब्लड 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 हो गया तो शो कैंसिल करना पड़ा होगा। था। नहीं सर, ओ यू डिडंट कैंसिल द शो? मैंने पापा को फोन किया, बोला पापा एक प्रॉब्लम हो गई है। बोला, क्या होगा? मेरे पापा हाँ उनको मेरा बहुत लगता है। हाँ, वो ठीक है। बहुत टेंशन में, वो क्या हुआ? बोला सर पापा एक्सीडेंट हो गया। है एक्सीडेंट हो गया तो बोल कैसे रहा है? बोला मैं इधर हूँ, आप आ जाओ, जाते हैं हॉस्पिटल, पाटा पेटी करते हैं, कुछ भी जो भी करते हैं ठीक है। करते हैं। तो हम लोग किया गए, दूसरे दिन मतलब शो के लिए निकल गए। और शो कैंसिल नहीं किया, यू कंटिन्यू द शो। ओके, शो मतलब लिया है, वो देख बनी को देखने आते हैं, बनी को शो दिया है, क्या बात, तो मुझे वो ह्यूज वो- कमिटमेंट। yes। तो जैसे मैंने शो शुरू किया तो पहले जैसे आपको बताया कि स्टिक हाथ में आती है, वो सारी चीजें हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, शो चालू है, हम लोग मैं प्ले कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे वो जैसे बीपीएम हाई होता है, मेरा वो level जोश भी चढ़ना ही है। तो मेरे हाथ से ब्लीडिंग हो रही है, मुझे पता ही नहीं। ओ इतना डूब गए। यस, तो वो चालू है, ब्लड गिर रहा है। तो फिर मेरा असिस्टेंट बोला भाई वो देखो तुम्हारे हाथ से ब्लड गिर रहा है। तो कहाँ है? फिर मुझे याद आया ह्यूज लेवल कमिटमेंट। सो मुझे याद आया कि भाई मेरे हाथ में लगा हुआ है, तब जाके मैंने फिर से उसको बैंडेज किया। गुड। सो ये परकशंस मेंटेन कैसे करते हो? आपके सारे परकशंस है, इतने सारे परकशंस, हाउ यू मेंटेन देम? सर शो पे हम लोग जब भी जाते हैं तो मैं उनको प्रॉपर ट्यून करता हूँ। मेरे पास ट्यून और ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो मैं उनको प्रॉपर ट्यून करता हूँ। जिससे शो ख़त्म हो गया और आपको पता है कि एक बिग स्लॉट आने वाला है, आपके पास 6-7 दिन तक कुछ काम नहीं है अभी। तो ऑफ सीजन में ऐसा होता है, हाँ, सैटरडे संडे शोज रहते हैं, तो घर पे जाके हम उनको डी ट्यून कर देते हैं, मतलब अनट्यून कर देते हैं, अनट्यून बोलते हैं उसको, तो अनट्यून कर देते हैं उनको, मतलब लो कर देते हैं और उसको ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। तो उससे क्या रहता है कि जब ऑन स्टेज आप फिर से जाओगे तो उनकी स्किन को मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, वो जो उन पे जो लोड रहता है वो निकल जाता है। देन शो पे जब भी जाते हैं तो फिर से वो उनको ट्यून देते हैं। ठीक है, तो एट द शो टाइम यू ट्यून इट प्रॉपर्ली एंड दैट्स हाउ यू मेंटेन द Yes. percussions. Got. So, what advice you will give to कोई aspiring percussionist बनना चाह रहा है, तो what advice you will give to them? तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि जितना हो सके पहले ऑब्जर्व कीजिए, जितना हो सके ऑब्जर्व कीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इतना सेटअप ले लिया चलो अभी तो हम परकशनिस्ट बन ही गए, बनेगा। ऐसा हुआ भी है, मैंने देखा है कई बार लोगों को। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि पहले आप ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि एक परकशनिस्ट को, मतलब मुझे भी बनने में कितना टाइम लगा था। यस, ये सारी चीज़ें मतलब आने में मुझे टाइम लगा था। तो पहले मैंने यही किया था कि मैंने पहले ऑब्जर्व किया था। मैं आज भी जिनको मैं आइडल मानता हूँ, जैसे कि हितेन पन्वर हो गए, बॉबी पाठक जी हो गए, ये मनीष मेहरा जी हो गए, जॉनकी दादा हो गए, तो ऋतुराज भैया हो गए, तो ये इनको मैं देखता हूँ क्योंकि उनका एक लेवल है, आज वो एक लेवल पे काम कर रहे हैं और वहाँ पहुँचना मेरा मतलब अभी ड्रीम है। यस, वहाँ पहुँचना मेरा ड्रीम है। यस, मैं है मेरे 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो लोगों का प्यार है, द वे दे आर डूइंग शो, मतलब वो अभी मेरे लिए वो एक लेवल है कि मैं वहाँ पे जाऊँ। एक वो ऑनलाइन फॉलोअर एक अलग दुनिया है, Yes. और ऑफलाइन वो फैन फॉलोइंग होना अलग दुनिया है। या तो एक है कि आप पहले ऑब्जर्व कीजिए, देन धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट को समझिए एंड देन वो को धीरे धीरे सीखते जाइए। मतलब ऑन स्टेज वो सारी चीज़ें मेरी तो निकल गई,
बराबर। एक टाइम था मैं आ गया और मैं यहाँ से शोज मेरे अच्छे चल रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप अच्छे से उसको सीखिए, गॉट, अच्छे से सीखिए, एंड देन जब आप आए मार्केट में तो ऐसा लगना चाहिए कि भाई धूम मचा दी इसने। धूम मचा दी। वो ट्रायल एरर वाला सिस्टम पे नहीं आना है। Yes, आप- आओ तो वेल प्रिपेयर्ड हो के आओ, अच्छे से ऑब्जर्व करिए, फिर ही मार्केट में Yes, आओ। क्योंकि आप आओगे फिर उनके साथ सीखोगे तो आपका मतलब किसी के माइंड में आप ऐसे मतलब सेट हो जाओगे कि आपने ये बंदा अभी सीख रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे आओ, आप ऐसे आओ कि भाई वो जो ये ऐसा तो थोड़ी देगा। यस, कई बार Super. ऐसा भी हुआ है कि लोग मुझे बोलते हैं, कई परकशनिस्ट ने मुझे बोला है कि भाई तुम्हारा नाम लिया था वहाँ पे कि भाई बनी परकशनिस्ट बुक था तो तुम्हें बुलाया गया है तो तुम अच्छे से प्ले कर लेना। तो ये नहीं होना चाहिए। बराबर। यस, तुम परकशनिस्ट को बुक किया है तो तुम्हें वहां जाके पूरे ही देना है। सो ये सब इतना सब ट्रैवल रहता है, हेक्टिक शेड्यूल रहता है, सो हाउ यू बैलेंस योर पर्सनल एंड दिस प्रोफेशनल लाइफ? सर जाने दो। नहीं हो पाता। आप ऐसे ट्रैवल करता है या फिर ऐसे शोज पे बिजी रहता है, फिर वीक्स में बिजी रहता है, तो पर्सनल लाइफ बहुत मतलब कंफ्यूजिंग हो जाता है। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वन साइड ये भी है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ तो है ही, लेकिन मैं ऐसा एक मामा बॉयज होता है ना, वो वैसा टाइप। मुझे घर पे रहना बहुत पसंद है, मुझे वो नेचर लवर हूँ, मुझे नेचर के साथ रहना भी बहुत पसंद बराबर है। लेकिन एक साइड वन साइड एक अपना पर्सनल लाइफ हो गया, एक साइड प्रोफेशनल, तो उनको मेंटेन करने के लिए हर बार मुझे थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। ओके। क्योंकि पापा मम्मी उनको भी थोड़ा हाँ, और खुद को भी लगता है उनके साथ जाके बैठे टाइम दे, क्योंकि ऑन स्टेज हमारे साथ क्या हो रहा है, ऑन टाइम हमारे साथ क्या हो रहा है, हम उनको सारी चीजें नहीं बता सकते। बराबर है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग लेट हो रहे हैं इवेंट के लिए, तो हमें फटाफट से जल्दी करना पड़ता है। बराबर है। कभी कुछ चीज़ें रीज़न की वजह से इवेंट डिले हो गया होता है, तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुंचने में भी हमें वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। बराबर है। इन बिटवीन अगर हम लोग ने प्रॉपर से पावर नैप लेना, जो टाइम था वो हमारा निकल गया, अभी डायरेक्ट शो शुरू करना है तो करना ही पड़ेगा वो। यस, तो वहाँ पे हमारा हेडेक या फिर हमें जो भी बॉडी पेन या फिर जो भी कुछ होता है, हम लोग वो सारी चीज़ें उनको नहीं बता सकते। हम उनको यही बोलते हैं फ़ोन करके, यस पापा सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, हम यही बोलते हैं। ओके। और पर्सनल लाइफ में ऐसा भी है कि जैसा हमारा शोज खत्म होते हैं नवंबर दिसंबर फेब, फिर हम उनको प्रॉपर से टाइम देते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग ठीक है। तो ये ऑफ सीजन में हम लोग उनको मेंटेन करते हैं। दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लग रही है आपकी कन्वर्सेशन। एक कि यू आर मेंटेनिंग दैट बैलेंस, बट फिर भी स्ट्रगल है, वो भी ओपनली बोलने में डर नहीं तो क्या होता है एक वो उसको डिफेंड करने में ज्यादा लग जाता है कि नहीं वो तो ये ऐसे होता है, वैसे ज्ञान में आ जाते हैं। बट वेरी क्लियर स्ट्रगल है, वो है स्ट्रगल सर, बहुत है क्योंकि वेडिंग सीजन कैसा होता है कि आपको नेक्स्ट शो कहाँ पे है वो आप सोच के नहीं ले सकते। बराबर। अगर आया आप ट्रैवल चेक करोगे, अगर पॉसिबल है तो करना पड़ेगा, अगर नहीं पॉसिबल है तो आप सामने बोलोगे कि सर नहीं कर सकते। गॉट दैट। तो सेम चीज है, स्ट्रगल तो इसमें है। ठीक है। कोई अनयूजुअल या थोड़ी ऐसे स्ट्रगल स्टोरी ऑन स्टेज? तो सर जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि हाउ टू मतलब कोटेशन कैसे देना है, ओके, आपको कैसे क्या बात करनी है, आपका पेमेंट क्या रहेगा। हाँ, बजाना आता है लेकिन वो सारी चीजें नहीं आती है। कुछ नहीं आता था। तो पहली बार जब मैं फ्लाइट में भी गया था तो मुझे पता ही नहीं कि फ्लाइट में करना क्या है। तो जो मेरे वो बच्चे वाली चीजें, चॉकलेट लेके आएंगे तो फ्री है कि पैसे लगेंगे? और डीजे थे मेरे जयदीप भैया, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से टिकट लेना है, यहाँ से ये करना है, फिर इंस्ट्रूमेंट्स लेके ट्रैवल करना। सर वो पहले मेरे लिए बहुत एक बोल सकते हैं आप डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं उनको कैसे लेके ट्रैवल करूँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे बैकलाइन क्या होती है वो भी नहीं पता। बैकलाइन ऐसी चीज़ होती है कि एक आर्टिस्ट सारी चीज़ें लेके ट्रैवल नहीं कर सकता। या भाई मैं इतने सारे इंस्ट्रूमेंट लेके ट्रैवल करूँगा तो उसका 200 kg कुछ वेट हो जाएगा। अब इतना तो किसी को नहीं मिलता। बराबर है। एंड फिर उनको उनके लिए प्रॉपर से जो भी हार्ड केस लाइट केस जो बनानी होती है वो, फिर तो मुझे बैकलाइन का कुछ पता नहीं था। सो व्हाट इज बैकलाइन, थोड़ा सा मेरे जानने के लिए? सो बैकलाइन ऐसी हो गई चीज़ कि आप अगर मैं यहाँ पे सूरत से मेरा शोज है तो मैं दमत से लेके सूरत तक मैं इंस्ट्रूमेंट लेके अपने इंस्ट्रूमेंट ट्रैवल हो जाएंगे, ठीक है। बाई फ्लाइट आप जयपुर आपको जाना तो नहीं ले जा सकते, तो वहाँ पे बैकलाइन पर्सन रहता है जिनके पास ये सारी चीजें अवेलेबल है। ओके, वो रेंटल आपको दे देगा वहाँ से। गॉट रेंटल आपको, आपकी जो स्पेसिफिकेशन है, जिस तरह का आपको चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए, वो सारी चीजें वो दे देगा। तो ये सारी चीजों में पहले समझने में थोड़ा टाइम लगा था, उसके पीडीएफ कैसे बनाऊं, क्या बनाऊं। फिर इसमें मुझे एलेग्रो म्यूजिक के जो विशाल सर है उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया था कि बनी तुम
इतने बैकलाइन लेके ट्रैवल नहीं कर सकते, तो बैकलाइन तो पहली बार तो मुझे वो नाम पता चला। जैसे मैंने बैकलाइन मुझे पहली बार पता चला। मैंने उनको पता सर बैकलाइन क्या होता है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा ऐसा होता है, तब जाके मुझे बैकलाइन समझ में आया। फिर इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रैवल करना है, तो पहले तो मैं सूटकेस में लेके जाता था, मुझे पता ही नहीं है। हार्ड केस लेना भी है लेकिन कहाँ मिलेगा वो भी नहीं पता है, और इतने मेरे कॉन्टेक्ट्स भी नहीं थे। ठीक है। तो ये मैं पहले सूटकेस में लेके ट्रैवल करता था। तो हर जगह पे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो एयरपोर्ट पे ओजी सिस्टम से जाते हैं। ओजी सिस्टम में कैसा होता है कि वो डायरेक्ट बेल्ट पे घूम के नहीं आते, वो डायरेक्टली सिक्योरिटी चेक इन होती है और डायरेक्टली फ्लाइट में जाते हैं। गॉट तो हमें वो सारी चीजें सीखने को मिली, तो धीरे धीरे हम लोग ये सारी चीजें सीखे। तो ये एक अपना एक कॉमन कनेक्शन हो गया। Yes. मुझे भी पहली बार बनी परकशनिस्ट है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? विशाल सर ने। मैं मेरे बेटे को म्यूजिक सिखाने लेके गया तो बोले अभी ये बहुत अच्छा कर रहा है। सो गुड, जेम ऑफ पर्सन। ओके, सो ये ओवर द इयर्स, आज 6-7 साल आपको हो गए, तो ओवर द ईयर आपका कुछ चेंज दिखता है एक्सपीरियंस में? यस सर, बहुत चेंज हुआ। जहाँ द वे आई वाज प्लेइंग, अभी जो मैं प्ले कर रहा हूँ उसमें बहुत डिफरेंस है। ओके, क्योंकि अभी कैसा है कि माइंडसेट पहले में थक जाता था थोड़ा बहुत। ओके, पहले जो प्ले करता था तो थक इन द सेंस कि मुझे समझ भी नहीं आता इसके बाद मैं अभी क्या करूंगा, ये तो कुछ सेम सेम लग रहा है। बराबर, मैं जो प्ले कर रहा हूँ तो सेम सेम लग रहा है। बराबर। तो वेरिएशन मैंने ट्राई किए फिर। सो वेरिएशन ट्राई करता गया तो मेरे वेरिएशंस के लाइनअप बहुत सारे माइंड में सेट हो गए कि अभी एक पर्टिकुलर सॉन्ग में मैं बहुत सारी चीजें बजा ओके, 25 चीजें बजा सकते हैं। Yes. सो थकान वो सेम टू सेम बजाने की थी, वो फिजिकल थकान नहीं थी, वो मेंटल थकान ज्यादा थी। वो तो मैं सर पहले भी जब मैं पापा के साथ जाता था तो 3-4 घंटे ऐसे ही बजा लेता था। Okay. तो वो माइंडसेट पहले से था, मेरे मसल्स उस टाइप से ट्रेन हो चुके थे बराबर, कि मैं 3-4 घंटे आराम से बजा सकता हूँ। अभी भी मैं बजाऊं और सब लोग मेरी एनर्जी की वजह से ही मुझे जानते हैं। Exactly. एनर्जी वो तो बनी जाती ऐसा सब। और बीइंग अ म्यूजिक, और जिस तरह के म्यूजिक में वो एनर्जी नहीं होगी तो मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ जो बजा रहा है वही मजे नहीं कर रहा है तो सामने वाला मजा करेगा ही नहीं। यस यस। तो ये था, और धीरे धीरे मेरे वेरिएशंस बढ़ते गए सारी चीज़ों में। मतलब एक दरभंगा पे भी मैं 3-4 पैटर्न मेरी आ गई, फिर मैं ड्रम को भी बहुत सारी, फिर एक लाइनअप बैठ जाता है कि सॉन्ग्स याद रहने लगे मुझे कि ये सॉन्ग है, इसमें इतने कट पिकअप है, इतनी सारी है, तो मैं अपने आप से स्टॉप या फिर जहाँ से मुझे प्ले करना है मैं वहाँ से प्ले करता हूँ। तो ये चीज़ें समझ में आने लगी और वेरिएशन बहुत बढ़ गए मेरे। सुपर। सो एनी प्रोजेक्ट और कोलैबोरेशन यू आर प्राउड ऑफ कि ये प्रोजेक्ट किया या ये कोलैबोरेशन किया था या यहाँ बजाया था, दैट इज आई एम प्राउड ऑफ? मेरी करियर लाइफ में जब मुझे बहुत प्राउड हुआ था वो मोमेंट था कि जैसे मैं मेरे फॉलोअर्स बढ़ते गए, मैं फिर इंडिया में मेरे वीडियोस वायरल होने लगे, तो जैसे जैसे आगे आगे चलता गया तो मुझे हितेन बनवार का मैसेज आया था, सॉरी हितेन जी का मैसेज आया था मुझे कि बनी यू आर डूइंग टू गुड। क्या बात है। सो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट है कि जिनको मैंने देख के चालू किया था उनका सामने से मैसेज आया मुझे कि सुपर, बनी यू आर डूइंग टू गुड। तो और क्या चाहिए, और उससे बेटर कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकती। यस, ये एक गुरु की ब्लेसिंग आ गई ऐसा मेरे लिए। गॉड इससे जैसे बहुत सारे नाम तो लिए हैं, सो यू आर इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल। मतलब प्रकृति मैं जानता हूँ तो बहुत सारे फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे जानते हैं। Who are your inspiration? या आप किनको गुरु मानते हो या इंस्पिरेशन किनको मानते हो? तो पहले तो मेरे पापा ही है, गॉड। सेकंड मेरे अंकल, जिनकी वजह से मेरे अंकल भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर ही थे, वो सारी चीजें पहले से बजाते। गॉड। तो वो जो ड्रम बजाते थे वो तो आज की डेट में मैं नहीं बजा सकता क्योंकि वो घुमा के वो बजाते थे, तो वो देखने के लिए सब लोग ना उनके आगे पीछे से हो जाते थे कि भाई कैलाश आया है और वो घुमा घुमा के बजाएगा ऐसा। तो ये अभी भी मुझसे नहीं होता। ठीक है, तो वो थे मेन थे मेरे हितेन जी की वजह से आज जो भी कुछ हूँ मैं हितेन जी को देख के ब्लेस्ड हुआ हूँ। तो वो सारी चीजें उनको है जो डायरेक्ट गुरु नहीं है लेकिन वो गुरु द्रोण की तरह है कि उनकी मूर्ति देख देख के सीखा है। आप मुझे समझ सकते हो कि मैंने उनको देख देख के इंस्पायर। बराबर। सेकंड है बॉबी पाठक जी, वेरी गुड ड्रमर, तबला प्लेयर, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, वो तो इज अ वेरी गुड परकशनिस्ट और बहुत अच्छे से वो भी शो करते हैं। तो वो मैं उनको पहले नहीं जानता था लेकिन मैं कॉलेज में एक वीडियो वायरल हुआ था मेरे टाइम पे, तो म्यूजिक रिलेटेड सारी चीज़ें लोग मुझे हमेशा फॉरवर्ड करते थे। तो उसमें वो ऑक्टोपेड है जो स्टिक से बजाया जाता था, उन्होंने हाथ से ऑक्टोपेड पे तबला बजाया था। तो मैं उनको जानता नहीं था कि वो ये बॉबी पाठक जी है, फिर बाद में मुझे पता चला, फिर मैंने उनको ध्यान से देखा यार बॉबी पाठक जी है, तो ये है, तो वो एक बॉबी पाठक, ये दो सर मेरे लिए मतलब बहुत इंस्पिरेशन। ओके, चलो मेरे इनसे लास्ट क्वेश्चन है, फिर कुछ ऐड करना हो तो करेंगे। एनी मैसेज टू द ऑडियंस जो आपको देख रही है? हाँ, एक क्वेश्चन और इसके बाद मैं पूछूंगा। हाँ सर, ऑडियंस के लिए यही है कि पेशेंस इज द की, फिटनेस को आपको प्रॉपर रखना है और जो भी काम आप कर रहे हो तो आप अपने दिल से कीजिए,
आगे क्या होगा वो मत सोचिए, ठीक है। कुछ भी। मैंने भी जैसे स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी हाइप मिलेगी, लेकिन मिली। ठीक है। कहीं ना कहीं पे मेरा जो ट्रू फेथ था, मतलब वाइट फेथ बोल सकते हैं आप, ठीक मतलब है। उसमें कुछ था ही नहीं कि करना है बस, करना है बस। तो आगे ये जाके मुझे लगा था। तो ये चीज़ें हैं, एंड एजुकेशन मस्ट, एजुकेशन आपको चाहिए। आप लास्ट ग्रेजुएट भी हो, मुझे तो मैं अपने एंड से बोल रहा हूँ कि आप इसलिए हो क्योंकि एजुकेशन में ऐसा रहता है कि आप अपने माइंड को बहुत कसते हो वो सारी चीज़ों में। आप अपने घर से निकल के दूसरी जगह पे जाते हो, वहाँ पे एक अपनी लाइफ जीते हो। आप घर पे अपने सेफ जोन में रहते हो, वहाँ पे एक स्ट्रगल लाइफ चालू होती है और एक टास्क वाली लाइफ चालू होती है। आप खुद को एजुकेशन जैसे आप घर के बाहर हॉस्टल लाइफ उस तरह से बोल रहे हो? हाँ, मैंने हॉस्टल लाइफ जी। ओके, हाँ। सो एजुकेशन आउटसाइड द होम की आप बात कर रहे हैं। यस, जो आफ्टर आप ग्रेजुएशन जो ठीक कर है, रहे हैं, तो ठीक आप घर से निकल के कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों के बीच में आओगे, आप एक टास्क करोगे, आप एक स्ट्रगल करोगे। जहाँ पे आपकी मम्मी आपको उठाती है, वहाँ पे आपको उठना पड़ेगा। जहाँ पे Got it. आपको खाना मिल जाता है, वहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, या तो फिर कैंटीन में जाके खुद खाना पड़ेगा। ठीक है। यस, आपको सर्वाइव करना पड़ेगा Got कि आपको 100 या फिर 1000 रुपीज दिए हुए हैं, तो आपको वो वीकली कैसे चलाने हैं, वो आप मतलब सारी चीजें आप सीखते हो। तो ये एजुकेशन में बहुत सारी, और कॉलेज में जाते हो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कल्चर इवेंट्स होते हैं आपके, क्या बोलते हैं, सेमिनार्स होते हैं आपकी, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी इफेक्ट होती है। तो Got आप 10-15 लोगों के बीच में आके बोलने के लिए आप मतलब प्रिपेयर हो जाते हो। सो बहुत सारा एक्सपोजर मिला है। अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन बुक से सीखते हो, उसके अलावा ऑफ बुक बहुत सारी चीजें आप प्रिपेयर होते हैं व्हेन यू गो टू द कॉलेज। आपको लाइफ में काम आने वाली। मैं 2 क्वेश्चन से लास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन मन में कुछ ना कुछ और क्वेश्चन आ रहा है, तो आई एम कंटिन्यूइंग एंड आई होप इवन द ऑडियंस विल लाइक दैट। स्पेसिफिक किसी को आप थैंक्स कहना चाहेंगे? एक बोलते हैं ना आप, जैसे मैंने आपकी जर्नी सुनी है कि भाई जितनी औकात है उससे ज्यादा दिया है, तो बहुत सारी थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड आपके उनमें दिख रहा है। सो एनी स्पेसिफिक पीपल यू वांट टू थैंक? देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल सर जो मेरी जर्नी में आए थे। Yeah. तो पहले आते हैं मेरे पापा ही, थैंक्स मेरे पापा। देन मेरे अंकल हितेन जी, जिनकी वजह से आज मैं ये प्रोफेशन का शुरू किया। देन हेमराज जी, जिन्होंने मुझे प्लेस दिया था। मैंने शोज तो फ्री किए थे, लेकिन वो प्लेस मुझे दिया था शो। हाँ, भले वो पैसे नहीं दिए, लेकिन वो पहला ब्रेक दिया। तो हेमराज जी, तो जहाँ पे मैंने शो किया था सी व्यू रेस्टोरेंट, जो दमन में बहुत अच्छा है रेस्टोरेंट, वहाँ पे मैं पहले भी काम कर चुका था, जहाँ पे मैं ऑर्केस्ट्रा के शोज करता था। लेकिन वो प्लेस मुझे इसलिए पसंद है कि वहाँ पे क्राउड बहुत अच्छा आता है। तो मैंने वहाँ पे वो प्लेस चूज की थी, उन्होंने मुझे 2 बार शो करने के लिए दिया। एंड आई वांट टू थैंक हैरी, इज द साउंड वेंडर ऑफ दमन। तो साउंड उनका एक वो साउंड वेंडर है दमन के, और उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया था मुझे शो करने के लिए, तो जहाँ पे मुझे पे मिला था मेरा। So, मेरा पहला शो था कैंटीन में, मैंने किया था। एंड उसके बाद आते हैं तेजस तोमाड़िया, एज अ साउंड इंजीनियर, जिन्होंने मुझे और मेरे जो डीजे जयदीप भैया, उनको मुझे साथ में लेके आए थे। तो वहाँ से बहुत बदलाव आया था। देन थैंक्स टू जयदीप भाई, इन्होंने मुझे सूरत में 2 शोज दिए थे। तो वो 2 शो में ऐसा हुआ था कि बहुत सारी इवेंट कंपनी वहीं पे थी, तो वहाँ पे पूरा बनी निखर के आ गया। तो वहीं पे सब लोगों ने देख लिया था कि भाई ये कौन है, ये कौन है। तो आई वांट टू थैंक्स जयदीप भाई। देन मेरे जो पहले क्लाइंट थे रोहित भाई, रोहित जी सूरत से ही, उन्होंने मुझे पहला काम दिया था सूरत में। मुझे पता था लिस्ट होगी, क्योंकि the way I see you have a lot of gratitude for the people. Yes, ये मेरे मतलब दिल में रहते हैं। दिल में रहते हैं। Yes, कुछ भी हो जाए, मतलब ये लोग रहेंगे और रहेंगे ही रहेंगे। Good. और सबसे मेन मेरे भाई हिमल। तो कैसा है कि कुछ आप नई चीजें करने जाते हो, तो पहले आपको रजिस्टर कोई ना कोई करेगा। तो मेरे काम के लिए उसने घर पे लड़ाई नहीं की थी। यस, तो उसने किया था कि उसको करने दो, वो जो करना चाहता है उसको करने दो। तो ये शो, और जब भी मैंने स्टार्ट किया था वो मेरे साथ आया था। इज अ सिंगर, बट मेरे प्रमोशन और मेरे लिए वो आया था। क्या? और उन्होंने मेरा इंस्ट्रूमेंट भी उठा के मेरे लेके, भाई तुम मत करो, तुम अच्छा नहीं लगता, तुम आर्टिस्ट। हाँ, तुम आर्टिस्ट हो, बराबर है। और वो मेरे से बड़ा आर्टिस्ट है। पहली बात तो वो टाइम भी अभी वो मेरे से बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, लेकिन उसने अपनी कैप पहन के, मतलब पर्सनालिटी छुपा के उसने वो सारी चीजें शेयर की थी। तो यस, हिमल इज द, मैं क्या बोलूं, वो उसके लिए बिग सो लास्ट क्वेश्चन मैं बोला था फिर, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, इफ एनीवन वांट टू गेट यू कनेक्टेड फॉर द शोज, हाउ दे शुड कनेक्ट? अरे देखिए, मैं ये पॉडकास्ट बहुत बोलते हैं ना, इट इज नॉट अ प्रोफेशनली या किसी के मार्केटिंग लिए करता हूँ, टू बी वेरी क्लियर।
बट अच्छे लोग हैं तो वो स्प्रेड भी होना चाहिए, तो हाउ पीपल शुड कनेक्ट। सो पहले सर मेरी मेल और फोन नंबर उस पर थी, ठीक है, सब लोग मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करते थे, लेकिन सर्टेन टाइम के बाद ऐसा हुआ कि रात के 2-3 बजे भी मुझे फोन आने लगे, वाह, और लोगों का प्यार है, हाँ ठीक है, जैसे दिखते हैं वो, मतलब ऐसा दिखते हैं भाई ये बहुत अच्छा किया, तो अप्रिशिएशन के लिए भी कॉल करते हैं, लेकिन 2-3 बजे सर हम लोग भी कुछ काम में होते हैं या फिर हम लोग पावर नैप ले रहे होते ठीक है, हैं, तो उस टाइम पे भी भैया कहाँ से हो, क्या करते हो, ये सब मैं आपका वीडियो देखा, तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है, तो इसलिए मैंने फिर नंबर्स और ये सारी चीज़ें निकाल दी थी। आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, Okay. जहाँ पे मैं रिक्वेस्ट में देख लूँगा, मैं एक मैसेज छोड़ता हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें फिल करके दे दीजिए, तो उसमें ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होती है, अगर मेरी डेट अवेलेबल होती है तो मैं उनको व्हाट्सएप थ्रू कॉन्टैक्ट करता हूँ, और सारी चीज़ें मेरी जो कोटेशंस हैं, मेरे टैग राइडर हैं, मुझे क्या चाहिए ऑन स्टेज, क्या नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं उनको शेयर करता हूँ। गॉट, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो मैं उनको बोल देता हूँ कि सर नॉट अवेलेबल, सिंपल। सो इन शॉर्ट द बेस्ट वे टू कॉन्टेक्ट बनी इज फॉर द इंस्टाग्राम। Yes. इंस्टाग्राम में डीएम करेंगे, वहां से रिप्लाई आप कनेक्ट हो जाएंगे। सो आई होप एवरीबडी एंजॉयड द शो, और मैंने तो बहुत मजे किए हैं, बहुत कुछ सीखा है और पूरी जर्नी जानी है। आई होप इट विल हेल्प यू टू, सो प्लीज शेयर विद द मैक्सिमम पीपल which would inspire and learn from this podcast. Thank you.